बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जो है एक बड़ी खबर मंजर आम पे आई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर एक एलामिया जारी किया गया कि साबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल की अगली कार्रवाई का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। फैज़ हमीद साहब को आज से 4 महीने तकरीबन कबल 12 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था और उनके खिलाफ जो तहकीकात थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में शुरू की गई थी और इब्तदा के अंदर एविडेंस जमा किए गए थे जिसकी बिना के ऊपर उन्हें हिरासत में लिया गया। फिर तहकीकात का दायरा कार मजीद बढ़ाया गया। उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी थी और अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से उन पर इल्ज़ामात थे। और फिर रिटायरमेंट के बाद बहुत से ऐसे शवाहिद मौजूद थे कि जिसमें बहुत सारे लोगों को इदारे के खिलाफ भड़काने के हवाले से भी इल्जामात थे। जब उनको तहवील में लिया गया तो तब ये कयास आराइयां शुरू हुई कि इसके बाद घेरा जो है वो किसी ऐसी शख्सियत के खिलाफ भी तंग किया जाएगा जो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं। लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह कहा कि इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी जराए ने बाद में यह कहा कि वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए। अगर बानी PTI का ट्रायल हुआ तो वो ओपन ही होगा ताकि तमाम दुनिया को पता चले कि बानी चेयरमैन क्या करते रहे। उसके बाद आज की जो खबर थी इस ज़मन के अंदर अब बहुत सी कयासराइयाँ, बहुत सी आरा, बहुत सी चमगोइयाँ जो हैं वो इस वक्त गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि आया इनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के अगले मरहले के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर मामला स्टैब्लिश हो जाते हैं कि इन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद उनसे रवाबित रखे, क्योंकि एक वक्त में सवाल बानी PTI से ये किया गया था कि आपने उनके साथ रवाबित रखे, तो उनका जवाब ये था कि एक जो जनरल है उसके रिटायर होने के बाद उसकी क्या वक़्त होती है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो बाद में रवाबित रखेगा। तो इस ज़मन के अंदर अब वो रवाबित अगर स्टैब्लिश हो जाते हैं कि जिस ज़मन के अंदर पहले ये कहा गया कि अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के तवस्सुत से फैज़ हमीद साहब की जो पैगाम रसानी थी वो बानी चेयरमैन तक बाकायदा तौर पर होती रही है। अब आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। और आज कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें भी इसकी बाज़गश सुनाई दी, लेकिन कोरम मुकम्मल ना होने की सूरत में इजलास को मुलतवी कर दिया गया। अब जो बात है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सिविलियंस की, उसमें बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि गुज़श्ता दिनों में जो आईनी बेंच था उसकी तरफ से ये बात की गई थी, हुकूमती इस्तदा जो मुस्तरद की गई थी कि जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को फैसलों की इजाजत देने के हवाले से उनकी इस्तदा थी जिसे आईनी बेंच ने मुस्तरद किया था। तो इस ज़मन के अंदर लोग ये कहते हैं कि वो तो मुस्तरद कर दी गई, लेकिन बहुत सारे लोगों की आरा ये हैं कि अभी उसकी पहली समाअत हुई। अब जो आइंदा समाअतें होंगी इब्तदाई तौर पर इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। आने वाले दिनों में शवाहिद की रोशनी में अगर उसकी इजाजत दे दी गई तो घेरा तंग भी हो सकता है। अब इस ज़मन में वो जो कौमी हुकूमत की बाज़गश थी, वो जो मुज़ाकरात का पेश खैमा साबित हो रही थी, मुज़ाकराती टीम और असद कैसर साहब जिन रवाबित के हवाले से बात कर रहे थे, क्या पूरा मंजरनामा तब्दील हो चुका है या फिर ये जो चीज़ है ये आने वाले दिनों में अनरेस्ट के खात्मे की तरफ भी बढ़ सकती है। इसी भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझ कि आज की ये जो डेवलपमेंट है इसके बाद इसका सियासी तौर के ऊपर असरात क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मैं सुबह से सुन रहा हूँ और मैंने आप जैसे को 150 तज्ज़ियाकार जो हैं, जो बड़े बड़े तज्ज़ियाकार हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुनी और मुझे ऐसे लगा कि जैसे फ़ैसला तज्ज़ियाकारों ने करना है, जैसे फ़ैसला सारा कुछ जो है वो सीनियर सहाफ़ियों ने करना है, जैसे हर चीज़ का इल्म जो है उन तज्ज़ियाकारों को है। मैंने बड़े गौर से सुना ना, मैंने सीखना था ना, मैं कहा मैं सीख लूँ, मैं देख लूँ क्या करना है। लेकिन मुझे उन में से किसी की गुफ्तगू में ये बात नज़र नहीं आई कि फैज़ हमीद, एक लफ्ज़ लिखा हुआ था कि सियासत में उनका अमल दखल, सियासत में उनका अमल दखल कब शुरू हुआ? PTI के दौरे हुकूमत में। कौन कहता है? आपकी आंखों में ऐनक है, चश्मे के आगे अंधेरा है, क्या है? क्या है आप बता दें। जो फैजाबाद धरना था उसमें साइन किसके थे? फैज़ हमीद साहब के। हुकूमत किसकी थी? PMLN की। तो क्यों नहीं बोलते? ये बात क्यों कहती हैं आपके PTI के दौर में हुआ? भाई
क्या उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी? इस चश्मे को ना जरा दुरुस्तगी से देखना शुरू करें। मैं तो सर हकायक अवाम को देना तो यार, हम हकायक अवाम को दे। हम क्यों पार्टी बनते हैं? फैसला देखें, पाकिस्तान में पहली दफा किसी ताकतवर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पहली दफा। बहुत अच्छी। पहले भी होती रही सर ऐसी कार्रवाई कौन सी पहली हुई जितनी जिसमें ये सारी चीजें हैं? चलो मुझे बताए जरा। कोर्ट मार्शल तो बहुत सारे लोग, मैं ताकतवर शख्सियत क्या है, मुझे बताइए जरा। तो सर वो ताकतवर नहीं होते थे? वो ताकतवर नहीं होते? ताकतवर नहीं थे। अच्छा चलें, नहीं बता देना आप मुझे, अगर आपके पास है बता देना, क्योंकि आप जिस नजर से देखते हैं मैं उस नजर से नहीं देख सकता। वो जो किताब जो इंडिया के अंदर छपी थी असद दुरानी साहब की, तो वो भी तो ताकतवर शख्सियत नहीं थे? उनमें और इनमें बहुत फर्क था। अच्छा ये कर सकते हैं आप? हाँ, इनमें और उनमें बहुत फर्क था। ये आप बात ज़हन नशीन करें। और ज़रा अगर इजाज़त दें, अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं, अगर इजाज़त दें तो मैं आपके आगे रखता हूँ, आपके आगे। हजूर, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में उन्होंने उनकी सियासी मुदाखलत शुरू की थी। उनको सियासी मुदाखलत की इजाज़त मुस्लिम लीग नून ने दी। जब मुस्लिम लीग नून ने एक वो मसला जो हुकूमत हल कर सकती थी, एक वो मसला जिस पे किसी वजीर दाखिला को हल करना चाहिए था, वजीर उस वक्त के जो है मजहबी अमूर को हल करना चाहिए था, उस वक्त के वजीर आजम को हल करना चाहिए था, आप बुलाते हैं DGISI को, या जो भी थे वो DISI थे, नीचे थे ऊपर थे जो भी थे, आप उनको बुलाते हैं, कहते हैं जनाब आए मेहरबानी करें, हमारी मदद करें, हमारे इस मसले को हल करें, हमारा फलां करें। यही कहा था ना। तो मुदाखलत तो आपने शुरू कराई। गेट से कौन अंदर दाखिल होता है? इल्जाम हम 1 मिनट से पहले लगा देते हैं, जनाब फलां बुरा है, क्यों दावा देते हैं? फिर आप आगे आ जाए ना। जब शौकत सदीकी साहब ने जो इल्जाम लगाया था उस वक्त हुकूमत किसकी थी? PMLN की। PMLN की। बड़ी मेहरबानी आपकी यार। मैं जवाब यार मैंने कहा मेहरबानी आपकी ना। मैं नहीं क्या कहूं? नहीं शुक्र है, मैंने कहा कि आप बोल पड़े ना। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अब आपने अपनी उस ऐनक से वो सारी चीजें ये उतार के नीचे रख देता हूं। बता नहीं मैं उतार देता। मुझे समझ नहीं आती यार, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सच खाते भजन खा खा डरती सच ना खा। यहीं तो बैठा। अगर मुझसे पूछना चाहते हो, मैंने तो सच बोलना है। आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा ना लगे, मैं नहीं बोल रहा। नहीं आप भी सच ही बोल रहे हैं, लेकिन आपकी याददाश्त कहीं यहाँ पे आके रुक जाती है। मैं तो सर मैंने आपसे कहा कब मुदाखलत सियासी शुरू हुई, आपने मुझे कहा जी तहरीक इंसाफ के दौर में। यही कहा ना आपने। चल आगे। अब जिन जिन लोगों ने सियासी रवाबत करके उन्हें इस्तेमाल किया या उन्हें दावत सियासत दी, मुदाखलत दी, चाहे उनका तल्लक किसी सियासी जमात से है, चाहे उनका तल्लक किसी दीनी जमात से है, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से कहीं से भी है, मैं कहता हूँ बिला तफरीक सब के खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। और एहतसाब की एक ऐसी छड़ी चलनी चाहिए यासर साहब कि पता लगे कि वाकई जो है। अच्छा अब आप आ जाए। आप चूँकि सीनियर तजज़ियाकार आज फैसला देंगे कि इमरान खान जो है वो फौजी तहवील में चला गया। इमरान खान के खिलाफ फैसले हो गए जी। सबसे पहले 9 मई का केस, जिसको हम कहते हैं कि इसके किरदारों को बदतरीन सजा मिलनी चाहिए, और ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। सबसे पहले 9 मई के केस के पे जुडिशल कमीशन बनाने का किसने कहा? इमरान खान। आप अगर मुजरम हो तो आप कहेंगे होना चाहिए ओपन ट्रायल। बेशक इमरान खान को ओपन ट्रायल करे, अगर वो मुजरम है तो वो क्यों कहता कि वो करे? नहीं आप ओपन ट्रायल किसकी बात कर रहे हैं? मैं 9 मई का। अच्छा जी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ ज़रा। आज मैं तजियाकारों की बात कर रहा हूँ, हालांकि अभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वहाँ पे उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी चार्जशीट कर दिया ना, अब अगला मरहला कर रहे हैं। लेकिन कह दिया लोगों ने ना हम हैं बड़े, हम यहाँ तो वेले हैं, तो यहाँ फिर हमें शौक है कि हम वक्त से पहले डिसीजन दे दें, हम वक्त से पहले अनाउंस कर दें कि जनाब ठहर जाएं, ये कर दें। यहाँ तो हम हमारे एंकरों से सुन के फैसले लिखना शुरू कर दें। एक तो मेरा सवाल ये है कि जब ये खबर लीक हुई कि फैज़ हमीद साहब का 14 दिसंबर से पहले यही आया था ना, ये तो एक हमारी ऐसी इंटेलिजेंस अदारे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन तो उन लोगों के अलावा किसी को पता नहीं होती। आज असम्बली में भी बहुत से लोग बहुत सी गूंजें
वो कर रहे थे, पता नहीं क्या से क्या हो रहा था और चीज़ें हो रही थी। अब आगे सियासत की बात ज़रा कर लें। सियासत की बात एक ब्रेक के बाद करते हैं, एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते जितनी हैं। जल्दी ब्रेक हुआ क्या है सर सियासी मंजरनामे में एक ब्रेक ज़रूरी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस केस के अंदर के जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब बबांगे दोहल बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसमें पै दर पै मुलाकातें भी हो चुकी हैं, लेकिन वो यकीन दहानी जो उनको करवाई गई थी वो माजी करीब की हो, माजी बईद की हो या हाल की, उस यकीन दहानी पे मिन्नोन अमल क्यों ना हुआ। और इब्तदाई तौर पे जब ये बात चल रही थी कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से तरीक़ाकार को मुकम्मल किया जाएगा और इस बिल को पार्लियामान ने मंजूर कर लिया, तो फिर उसमें उज़र किस जगह पर आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो 6 मगोइयाँ चल रही हैं कि कौमी हुकूमत के लिए कोशां है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है और किस हद तक इसे प्रोपेगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। पलवशा रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पलवशा साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बातचीत ये चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हाथ किया, पार्लियामान ने मंजूरी दे दी, वफाकी काबीना मंजूरी देने के बाद जब चीज़ जो है वो बिल जाता है ऐवान सदर में तो वहाँ से एतराज़ात आयद किए जाते हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम फे वाले कल ये बात कहते हैं कि अगर वो गलत था, उसे सही नहीं होना चाहिए था, तो फिर वजीर कानून का इस्तीफ़ा बनता है, फिर उस कैबिनेट का इस्तीफा बनता है जिसने उसको मंजूर किया था, अगर उस पर एतराज़ात बरकरार हैं। देखिए, तो फिर उन्हें वजीर कानून से मुतालबा करना चाहिए कि वो इस्तीफा दें या फिर काबीना से मुतालबा करना चाहिए। आपने एतराज़ात की नौयत पढ़ी देखी होगी। जो एतराज़ात बिल पे लगे हैं वो एक लीगल ओपिनियन है और वो लीगल ओपिनियन जो ऐवान सदर का एक मैकेनिज्म होता है उसके मुताबिक उन्होंने लगाए हैं। अब अगर उसमें किसी की वजीर कानून ने गलती की है या काबीना ने उसको पढ़ना या उस पर डेलिब्रेट करना, गौर खौज करना नहीं मुनासिब समझा, तो इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी का या सदर मुमलिकत का तो कोई कसूर नहीं। वो तो वैसे भी उनकी जो है चोट उन्हें लगी हुई है, काफ़ी अरसे से वो रिकवरी में है, तो लिहाजा उन्होंने तो ये एक ऑटोमेटिक जो मैकेनिज्म है जो देखता है हर बिल को, उसके तहत ये एतराज़ात लगे। तो अगर ऐसी बात है तो वो ये बेशक ये उनका हक है कि वो ये मुतालबा कर दें हुकूमत से। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये मसला हल हो जाएगा या अभी इस मसले पे आके जिस तरह हुकूमत ने एक और अपना एक मशावरती इजलास भी बुला लिया उलमा कराम का और एक मुकाबिल उनके इजलास बुला के एक लहदा उसमें दे दिया तासर, तो आपको ये मसला हल होता नज़र आ रहा है? देखिए, मुझे ये मसला उस हद तक जाता नहीं नज़र आ रहा जहाँ तक कुछ के आसार आइयाँ हैं। ना मौलाना साहब ये चाहेंगे कि वो हुकूमत पे चढ़ दौड़े, और मैं उस हद तक अगर मामला चला गया तो वो किसके लिए इसमें अच्छाई होगी। तो लिहाजा उससे पहले इसको जो है मेरे ख्याल में गुफ्तो शनीद और जो भी बीच में इसमें गलत फहमी है या जिसका भी कसूर है वो सामने आ जाएगा। तो हमें उस 17 शायद तारीख है जब सब इकट्ठे होंगे मुफ्ती साहब तकी उस्मानी साहब के उनके इनिशिएटिव पर, तो तब तक तो इसमें इंतजार करना चाहिए। 17 तक तो कुछ नहीं होगा जी। तो उससे पहले जो हुकूमत एक सेकंड ड्राफ्ट उनको भिजवा चुकी थी जिसे कल फिर दोबारा से मुस्तरद कर दिया गया, उसके बाद कोई चीज नहीं हुई, हुकूमत की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, सिर्फ 17 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, हुकूमत का तो जवाब वो दे सकते हैं। मैं तो आपको पता है एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के तहत एतराज लग रहा है, अगर वो एतराज दूर नहीं होगा उसको फिर भेजेंगे तो फिर उसका वही नतीजा होगा। अब बात यह है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इस्लामाबाद की हद तक तो वो ज़ाहिर नाफिज हो सकता है, लेकिन फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को इसमें अब जो भी इतराज़ात हैं वो देखिए बातचीत के जरिए, मैं समझती हूँ मौलाना साहब में और बाकी PTI में तो बहुत फ़र्क है। तो लिहाजा मौलाना साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है वो नहीं करेंगे और मौलाना साहब कोशिश करेंगे
आखिरी हद तक के वो इस पर और ये कौन सा कोई इतना बड़ा आप गैर जिम्मेदाराना हरकत किस चीज को समझती हैं? देखिए, मैं कह रही हूँ कि जैसे पीटीआई चढ़ दौड़ी इस्लामाबाद पर, ये मौलाना साहब से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और जिस इशू पे ये हो रहा है मसला, ये इशू ऐसा नहीं है जो कोई गुफ्त शनीद से हल ना हो सके। ये कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है कि जो बातचीत से, मुझे 17 तारीख को काफी उम्मीद है कि मसला किसी तरह से किसी तौर से हल हो जाएगा। इस पे ज्यादा मैं एजिटेशन की हद तक जाता नहीं दी। अच्छा, नदीम अफजल चंद ने इस मसले से निकल आते हैं जी। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा और शरजील मेमन साहब ने भी कहा कि इस मुल्क को अब वज़ारत उज़्मा के लिए बिलावल साहब की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म वो काम नहीं कर सके जो बिलावल साहब कर सकेंगे? देखिए, हर शख्स की अपनी एक सलाहियतें होती हैं और ये तो फिर जब वो अपनी ड्राइविंग सीट में बैठता है, कुदरत मौका देती है, उस जगह पहुंचाती है, तो फिर इंसान अपना लोहा मनवाता है। तो लिहाजा बिलावल साहब इससे पहले बड़ी एक जिम्मेदार मनसब पे रहे हैं, तो उनकी सलाहियतें जो हैं वो कौम ने भी देखी, इंटरनेशनली भी देखी गई, और हर पार्टी यही चाहती है कि उसके लीडर को मौका मिले। तो ये ख्वाहिश करना और इसके लिए कोशिश करना दोनों सियासत का हिस्सा है, जमहूरी अमल का हिस्सा। इसमें क्या बुराई है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस हुकूमत के जो पैर के नीचे से तख्ता खींचने लगे हैं। ये मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर है उनकी ख्वाहिश है कि उनके लीडर वजीर आजम बने, तो इसमें क्या बुराई है? तो क्या इसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए अगले इलेक्शन का इंतजार करेंगे आप, या इस ख्वाहिश को इसी टेन्योर में पूरा करेंगे? देखिए, यहाँ अगले मिनट का नहीं पता, तो क्या कहा जा सकता है। दुनिया इस वक्त बड़े तगय्युरात से गुजर रही है। आप देखिए कि दुनिया भर में मुसलमान हुकूमतों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है, और उसके नतीजे में आप देखिए कि कितने उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। मैं समझती हूँ हमें इस वक्त अपनी ज़ात की सियासत से आगे बढ़कर जो अपने मुल्क को जो है सिक्योर करना चाहिए, और इस किस्म की साजिशों पर नज़र रखनी चाहिए। और हमें ये इल्म नहीं है कि इस साजिश के ताने बाने जो हैं वो कहाँ कहाँ आके हमारे मुल्क में किस किस से जुड़ जाते हैं। अच्छा, तो इस ज़िमन के अंदर जब आप समझती हैं कि बैनुल-अक़वामी ताकतें जो हैं उनकी आंखों में हम खटकते हैं, तो फिर कौमी हुकूमत की एक बाज़गश्त जो सुनाई देती है वो काबिल अमल फार्मूला है? देखिए, इतनी बाज़गश्तें सुनाई देती हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। एक दफ़ा आपको याद होगा, ये इतनी पुरानी बात नहीं है, ये अभी मेरे ख्याल में साल पहले की बात है, ये गजा पे जो इन्होंने हमला किया इसराइल ने, उससे पहले ये बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि इसराइल को जो है वो तस्लीम किया जाएगा। फिर कुछ इसी किस्म की और बाज़गश्त सुनाई दी कि इंडिया से ट्रेड बहाल की जाए। देखिए, मेरी बात सुने, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे कीजिए। यहाँ हर दिन नई बाज़गश्त है। ये कुछ ऐसे कॉर्नर से बातें शुरू हो जाती हैं कि फिर आप लोग सारे, हम भी सारे उस पर तज्जिया करते हैं, लेकिन जिस दिन कुछ होना होगा और कौमी हुकूमत बननी होगी, उस दिन वो आप देखेंगे किस तरह मिनटों मिनटों में काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये सिर्फ चंद जो मैं देख रही हूँ जो लोग इस पे बयानबाजी कर रहे हैं, मैं नहीं समझती कि वो उनकी बातों में इतना वजन है। पलवेशा साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप कहती हैं कि वज़न कोई नहीं है। फैसल वावडा साहब, वो आज की जो खबर है वो 4 दिन पहले दे देते हैं। फैसल वावडा साहब मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में कहते हैं कि वो उसको एडवर्टाइज़ नहीं कर सकी। वो ये भी कहते हैं कि ये चेहरे अब तब्दील होने चाहिए। तो जब इस तरह की गुफ्तगू मंजर आम पे आती है तो फिर उससे कयास आराइयाँ तो क्या, उससे तो फिर यकीन का पहलू जन्म लेता है। ये बात आपकी काफ़ी हद तक जो है दुरुस्त है, इसको मैं ऐसे हंसी मजाक में नहीं उड़ा सकती। और ऐसा लगता है कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है, हुकूमत से जो तवक्कुआत थी उसमें कुछ कहीं जो है डिससेटिस्फैक्शन है किसी क्वार्टर को। लेकिन ये बात है कि मैं अगर आपकी इजाज़त से एक बात कहूँ कि जब ये सारा यलगार हो रही थी इस्लामाबाद पर, और वो पता नहीं कितने सौ जो है यहाँ लोगों की पे गोलियां चलाई जाने की एक प्रोपेगेंडा हो रहा था, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि उस वक़्त हुकूमत और उनके तर्जुमान इसको अच्छी तरह डिफेंड नहीं कर पाए, इसमें कोई दो राय।
इसको डिफेंड करना, देखिए ये जो इल्ज़ाम लगा रहे थे वो हमारे इदारों पे लगा रहे थे, और इसका डिफेंड करने का ड्यूटी बाउंड जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है और उनके तर्जुमान है। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तब आपने देखा कि कितने लोग सामने आए, और अगर कभी किसी ने किसी के साथ ऐसा करना भी हो तो कोई पहले थोड़ी ऐलान किया जाता है। तो लिहाजा ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना किस्म की उस वक्त स्ट्रेटजी थी। इनके जो पुराने लीडर्स हैं वो नजर नहीं आ रहे, कोई इस किस्म का काबिल तर्जुमान नहीं है जो कि डिफेंड करे इदारों को। ये बिल्कुल, ये इस बात पे मैं एग्री करती हूँ ज़ाती तौर पर। बहुत शुक्रिया पलवशा खान सवाल से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसी मंजरनामे में मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में आज की जो बड़ी खबर थी उसके बाद अब जो बाज़गश्त है या शह मगोइयाँ जो हैं या गुफ्तशुनीद जो है या मौजूए बहस जो है वो ये है कि आइनी बेंचेस के अंदर जो केसेस लगे हुए हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और उसको देखते हुए क्या इसके साथ लिंक किया जा सकता है फिर वो कि यानी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो ट्रायल है उसमें हुकूमती इस्तदा फैसलों की हद तक मुस्तरद है, लेकिन उनकी तहवील में तो लोग हैं और तहवील से बाहर लाने के लिए जो इस्तदा की गई थी वो मंजूर नहीं की गई, तो फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा और ये फैसले कितने दिनों में हो सकेंगे और ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकिल के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होंगे, इसी बारे में बात करेंगे। माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले तो सर वो आइनी बेंचेस के अंदर वो जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का केस था, हुकूमती इस्तदा मुस्तरद हुई, लेकिन उससे तासुर ये उभरा है कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने जो रिमार्क्स दिए कि अगर इसको मंजूर कर लिया जाए तो फिर उसकी हैसियत को भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन जो उनकी तहवील में है उनकी वापसी के हवाले से आइनी बेंच ने कोई फैसला नहीं सुनाया। तो क्या अगली समातों में उसके खदोखाल, उसकी हैयत या उसके वजूद को तस्लीम करने के हवाले से फैसला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपको याद होगा कि ये जनवरी 2024 में फैसला आया था 5 रुकनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सिविलियन के जो केसेस थे उनका ट्रायल उसको कल अदम करार दे दिया था, और उसका जो एक सेक्शन 21D था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम कह दिया था, कहा था कि ये सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। आपको याद होगा क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ गया तो उसके तहत एक अपील का राइट मिल गया 184(3) की प्रोसीडिंग्स में। तो हुकूमत ने और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फैसले को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, उसकी कल से बाकायदा उसका आगाज हो गया है उस केस का। उसमें इस्तदा की गई, मुख्तलिफ इस्तदाएं की गई। उसको कोर्ट ने कहा कि जो हम क्योंकि अब पूरा केस सुन रहे हैं वो इस वजह से हम अब इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं पास करेंगे। पहले आपको याद होगा इंटरिम ऑर्डर मिला हुआ था जिसके अंदर तहवील में वो 103 लोग मौजूद हैं जो 9 मई और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस, उनकी तहवील मिलिट्री अथॉरिटीज ने एंटी टेररिज्म कोर्ट से ले ली थी। इस्तदा ये थी कि जी उनको, फिर कुछ लोगों ने इस्तदा की, खासतौर पे हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, हमारे भाई छोटा हसन नियाजी के बारे में कि जी उनकी तहवील जो है वो जेल अथॉरिटीज को दे दिया। कोर्ट ने कहा कि अब हम सुन रहे हैं। आज वो केस लगा हुआ था, उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो चौधरी आमिर रहमान साहब ने एक इस्तदा की कि जी वो उनकी तबीयत सडनली खराब हो गई है, वो आज नहीं आ सकते, तो इसलिए वो केस अब परसों पे रख दिया गया है, लेकिन वो चलना शुरू हो गया है। अच्छा ज़ुबैरी साहब, ये तो फैसला होता जाएगा। आज मुझे एक चीज़ बताइएगा, आज काफ़ी डिस्कस हुआ जब फयाज हमीद साहब के हवाले से एक प्रेस रिलीज ISPR की तरफ से आती है, उस प्रेस रिलीज के बाद कि उनका सियासी मामलात में अमल दखल बाकी सारा कुछ किया जाता है, और अगर उसमें किसी सियासी शख्सियत का नाम लिया जाता है कि ये उनके साथ राब्ते में थे, तो क्या उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में होगा या उनका ट्रायल सिविल अदालत में होगा? देखिए, पहली तो बात है कि मुझे नहीं समझ आएगा क्यों अगर एक ट्रायल हो रहा है। देखिए, उनका इंटरनल मामला है फौज का, और इसमें चिमगोइयां शुरू हो गई हैं कि जी उनके कोई सहूलतकार थे कि ये वो इन चीजों में मुलव्विस थे। ये तो अभी साबित होना रहता है, और अभी एज ऑफ टुडे आपको पता है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में
अंडर 21D नहीं हो सकता, क्योंकि 21D को डिक्लेयर कर दिया है कल अदम सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई उनके साथ मुलविस भी पाया गया तो हो सकता है उनको एंटी टेररिज्म कोड या FIR उनके खिलाफ दर्ज होगी। और ये भी देखना होगा कि जो शहादत इनके खिलाफ, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो शहादत वो देंगे भी जो उनके खिलाफ रिकॉर्ड होगी या फैसला, क्योंकि वहां तो सुना है पूरी। तो अब ये सब देखना होगा कि मैं इस वक्त किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, और ये कोर्ट मार्शल में जो इनका चल रहा है जनरल फैज हमीद साहब का, वो उसके साथ तो हो ही नहीं सकता फिलहाल। जी अच्छा, तो वो उसमें जो बातें ये चल रही हैं कि वो एस्टैब्लिश हुए हैं लिंक और गवाही दे दी गई। फैसल वावडा साहब जिस तरीके से आज बयान कर रहे थे कि उन्होंने सबूत दे दिए, गवाही दे दी, अब बानिए PTI कैसे बचेंगे, तो वो फिर कैसे लिंक होगा? देखिए, बचाने वाली जात तो अल्लाह ताला है। अगर कोई इन पर इल्जाम, झूठे इल्जाम, जैसे आपने अभी तक देखा जितने उनके खिलाफ केसेस मिले उनमें सब में वो बरी होते हुए चले गए। अब मिलिट्री कोर्ट्स में सबसे बड़ा इशू यही है। देखिए, वो मैं जनरल फैज हमीद की बात नहीं कर रहा, वो एक फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन बिल्कुल बनती है वो अपने कोर्ट मार्शल करें, लेकिन अभी तो उनको चार्ज किया गया। अच्छा, मैंने बहुत से आपके बड़े सीनियर वकला को भी सुना, और वकला भी जो है वो भी कुछ तज्जिए ऐसे कर रहे थे जैसे लग रहा था कि सारा केस ही उनके सामने है। हो सकता है उनको जो वो मालूमात हो जो राना साहब जो मेरे और आपके पास नहीं हो, वो शायद तो इसलिए वो बेहतर पोजीशन हो। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मैंने एविडेंस देखी है, ना मैंने देखा कि उनके खिलाफ अभी शहादतें आई हैं जनरल फैज हमीद के खिलाफ या नहीं आई है। वो तो मैं तो नहीं कह सकता, फिर उन्हीं से पूछे कि वो किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। लेकिन हर किसी का अपना तज्जिया होता है, वो उनका तज्जिया होगा। सर ये बताइए कि 8 फरवरी के हवाले से जो दरख्वास्त मंजूर होकर केस लगा है, अब उस केस की पहली समात में इब्तदा कहां से होगी? देखिए, मुझे उस केस का पर्सनली तो नहीं मालूम है, लेकिन एक्चुअली वो जुडिशल कमीशन शायद मांग रही है PTI कि ये इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो अब उस पर ही होगी, नोटिस होगा, फिर देखेंगे कि ग्राउंड बनता है, फिर देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है कि आया कमीशन बनना चाहिए। क्योंकि उनका इल्जाम है कि 8 फरवरी के एग्जाम में बड़ी धांधली हुई है, वो जीते हुए थे, उनको हरा दिया गया, ये सारी चीजें। तो अब डिपेंड करता है कि कोर्ट इस बात से मुत्तफिक होती है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नहीं, वो तो देखेंगे जब केस चलेगा तो उस पर कोर्ट का क्या जजमेंट आती है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा जरा, एक केस लगा इलेक्शन के हवाले से, आईनी पटिशन थी ना वो भी, लेकिन वो लगा जस्टिस मंसूर साहब के पास आदिल बज़ई का, जिसमें उन्होंने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अगर वो केस लग सकता है मंसूर अली शाह साहब के पास, तो वो भी एक आईनी केस था ना? नहीं, देखिए, वो आईनी केस नहीं था। वो उसमें वो आपको याद होगा उनका रेफरेंस भेजा था स्पीकर ने इनके खिलाफ कि ये डिस्क्वालिफिकेशन के जुमरे में आते हैं। वो भेजा इलेक्शन कमीशन ने उसको उनके खिलाफ कर दिया, उसका उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो करी है वो तो स्पेसिफाइड केसेस, जिसके अंदर जो आर्टिकल 191A है उसके अंदर लिखा हुआ है कौन कौन से केसेस आईनी बेंच में आ सकते हैं। तो इस वजह से बाज़ाई साहब का केस हमारे बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने लगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट, ये एक नई टर्म निकाली सर आपने आज। अब ये बाकी सुप्रीम कोर्ट यानी ये आईनी बेंच के लिए भी कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता, या वो मोतबर? नहीं, देखिए, आईनी बेंच तो है ना, वो तो 26 तरमीम की वजह से वजूद में आई है। आईनी वो चैलेंज हुई भी है, लेकिन आज तक उन केसों में नंबर ही नहीं लगा, तो वो पता नहीं उसकी सुनवाई कहाँ होगी, क्या होगा, वो तो इशू अभी पेंडिंग है। लेकिन अभी क्योंकि 26वीं तरमीम है, उसके तहत ये बेंच बनी है, तो वो काम कर रही है। अच्छा, ये बता दें कि जैसा इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये फैसला आ गया, अब वो जो महसूस नशिस्तों का केस है उसके हवाले से आज फिर चहमगोइयाँ शुरू होगी कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला देने जा रहा है। उसकी पटिशन, उसकी जो अपील है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की, वो भी कौन सा बेंच सुनेगा? वो बाकी बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा? नहीं, आपको याद होगा कि नहीं, इसमें आप देखिए कि वो जो केस था वो नॉर्मल केस के तौर पे आया था। वो पेशावर हाई कोर्ट वगैरह का फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर और उसका, उस पे एक नॉर्मल एक पिटीशन फाइल हुई थी अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर ये फैसला, उसका रिव्यू पेंडिंग है। उस पे 2 ऑर्डर्स कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली किया, क्योंकि उस ऑर्डर में लिखा था कि इलेक्शन कमीशन वजाहत ले सकता है। उन्होंने दोनों दफा वजाहत चाहिए, कोर्ट ने वजाहत कर दी कि आप सीटें इनको दें। अब वो रिव्यू पेंडिंग है, रिव्यू लगना चाहिए, और नॉर्मल
वो जैसे मैंने कहा बाकी सुप्रीम कोर्ट में लगेगा या बेंच चीफ जस्टिस साहब और या वो कमेटी जो है अंडर द प्रैक्टिस वो कमेटी बनाएगी जो बेंच है उसको सुनने के लिए। तो क्योंकि रिव्यू में आप देखें वो रिव्यू में ज्यादातर जो जजेस मौजूद है वही सुनेंगे, उसमें चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो चुके हैं, तो उसके अलावा वो बेंच जो होगी वो सुनेगी इसके रिव्यू को। मेरे ख्याल से रिव्यू को लाना चाहिए अगर रिव्यू में कामयाब होते हैं, वरना जो फैसला है उसमें इंप्लीमेंट होना चाहिए, या वो पीटीआई को वो मूव करनी चाहिए, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन कोर्ट लगाएं ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, तो रिव्यू तो वही बेंच सुनेगी ना सर, जो जिसने केस सुना होगा अगर वो जजेस अवेलेबल हैं। नजर सानी वही बेंच सुनेगा जो जजेस अवेलेबल हैं, या फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त नए सिरे से दाखिल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हवाले से आबिद ज़ुबैरी साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलखुसूस हिकमत अमली पे कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल, उससे पहले मुज़ाकरात की टीम को तश्कील देना। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिल के जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका तहरीक चलाएं। एक तरफ से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल रखा है मुज़ाकरात के हवाले से, क्या दूसरी तरफ से भी कोई कदम आगे बढ़ाया गया है, या दूसरी तरफ से पर्दा आगे फेंक दिया गया है और वो देखना नहीं चाहते। अब सिविल नाफरमानी की कॉल किस हद तक काबिल अमल है, कब तक उसका इंतज़ार किया जाएगा, तारीख़ में रद्दोबदल किन बुनियादी वजूहात की बुनियाद पर किया गया, और कानूनी मंजरनामे में आगे चल के हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या होगी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर KP शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज जो बड़ी ख़बर आई उसके बाद तो बाकायदा तौर पे नथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर दिया गया और ये कहा गया कि अब मुश्किल आएगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बैन भी लग सकता है, बैन के अलावा और भी केसेस का सामना करना पड़ सकता है, कुछ लोगों ने तो तहवील में भी दे दिया। क्या समझते हैं कि आज का जो खबर का आना है इसका इम्पैक्ट सियासी तौर पे आप पे है या सिर्फ बेवक्त की रागनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बड़े हैरान हुआ कि जिस चीज़ के साथ नती किया जा रहा है वो एक इदारा है और वो अपने जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो इस इदारे का किसी दौर में नुमाइंदा रहा है। तो ये तो कोई अनहोनी बात नहीं, इससे पहले भी हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ इस तरह के हुए हैं। तो इसके साथ हम सियासी लोग हैं और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इसको सियासत के साथ नती किया जा रहा है। तो क्या मुमासिलत है इसमें, मतलब मुझे तो कोई अजीब सा लग रहा है कि जी जिन्हें फैज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो अब तहरीक इंसाफ भी वो हो जाए, अलर्ट हो जाए। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। हम सियासत कर रहे हैं, सियासी लोग हैं, सियासत के अलावा तो हमने कुछ किया ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, जो बेनिफिशरी है इसके सारे अमल के, वो तो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। पहले तो सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता था, लेकिन अब तो बिल्कुल खुले हम सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं जब ये मीडिया पे देखता हूँ ना, एकदम बस ये हो जाए कि जी उसके साथ ये हो रहा है तो अब इसके साथ भी ये होगा। भाई क्यों? ये एक सियासत है, एक इदारा है, अब उस इदारे में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। इदारे की अपनी मर्जी है, उनका अपना कानून है, आईन है, अपना बस जो करना है करे, तो उसमें की मुदाखलत करने की क्या जरूरत है। अच्छा, आज जो फैसल वाडा साहब ने कहा, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, तो क्या तहरीक इंसाफ भी कोई अपनी हिकमत अमली बना? और साथ आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर किया है असम्बली में, आपने वो तकरीर तो सुनी होगी, तो क्या तहरीक इंसाफ इस पर कोई अपनी हिकमत अमली, कोई जवाब, कोई ऐसी चीज़? मैंने यकीनन नहीं सुनी है, मैं रास्ते में हूँ। ख्वाजा आसिफ की तकरीर मैंने नहीं सुनी, लेकिन ख्वाजा आसिफ हमेशा से गैर संजीदा गुफ्तगू करते हैं। उनके बातों में वजन नहीं होता है। वो हमेशा से बस एक नफरत लिए उस हवाले से बात करता है। लेकिन सियासी लोग हमेशा वक्त को और हालात को देखकर बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ के लिए ये नहीं है गर्मी सर्दी का उसको कोई पता ही नहीं है।
वो जो कहता है, जो उसके दिल में है बस वही लगा रहता है उस पे। वो सियासी बंदा नहीं है, मुझे अभी आज तक कोई सियासी नहीं लगा है। उसकी जो बातें हैं बड़ी अजीब सी बातें वो करता है, तो मुझे तो उनकी बातों से कोई वो नहीं है। वो कुछ कहता क्या है कुछ नहीं कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने तो आज वैसे केपी के वजीर आला को चार्जशीट किया है। उन्होंने कहा है जी कि वो जब वहाँ से डी चौक से जा रहे थे तो डंडे बरसाए कारकुनान ने गाड़ी पे, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनके गार्ड ने जवाबी फायर किए उन पे। देखें, यही तो हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इस तरह के लोगों के मुंह बंद हो। एक तरफ तो गलत काम भी कर लें, दूसरे इदारों को भी मुलविस कर लें, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। जो कुछ किया है शहबाज शरीफ उसकी जिम्मेदारी कबूल करे कि जी हाँ मेरे हुक्म पे हुआ है, तो किसी के पीछे छुपने की जरूरत तो नहीं है उसको। फिर जब आज एक बात कही है उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने, कि 26 नवंबर को जो मुआहिदा या जो बात करके तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए हैं, अगर वो सामने आ जाए तो तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है इन्हें कर जाए। वो कहते हैं हमारे पास सबूत है। अगर संजीदा बंदा है जी, सबूत है तो लेके आए, इससे ज्यादा और अब दुश्मनी हमारे साथ और क्या कर लेंगे। किसी और वक्त का तलाश है आपको, और हमसे कोई ज्यादा बड़ी गलती होगी तो आप वो सबूत लेकर आएंगे। तो जुडिशल कमीशन से क्यों डर रहे हैं, क्यों खौफजदा हैं? अगले मरहले में शौकत अली साहब, अगले मरहले में जब आप की फाइनल कॉल के बाद आपने ये सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है, अभी पलवशा खान साहिबा से बात हो रही थी, वो कहती हैं कि एक तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल भी देते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, यानी एक हाथ में डंडा भी लिए रखा है और दूसरे हाथ में मीठी चीज़ भी पकड़ रखी है। तो ये कैसे काबिल अमल होगा? देखिए, सियासत में हमेशा देखें यही तो सियासत है ना कि आप ये समझते हैं मुखालिफ के बस ये तो अब गिर गया, अब ये तो अब उठ नहीं सकेगा। तो ऐसा तो सियासत में कोई किसी को प्लेट में रख के नहीं देते है ना। सियासत तो ये होता ही है, आसाब की जंग होती है। अब आसाब की जंग में मेरे ख्याल से इमरान खान को हराना बहुत मुश्किल है। आपने देखा कि एक से बाद एक उनके पास जितने आइडियाज हैं, जितने वो सियासी गुर है, मेरे ख्याल से जो लोग अपने आप को बड़े बड़े सियासतदान समझते थे वो सारे धड़म करके गिर गए। तो ये तो देखें उनके पास उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, आप बात सिविल नाफरमानी तक ना जाने दें। अगर आपको मुल्क का कोई दर्द है, कोई वो है, तो आप पहल करें। हम तो देखें ना, आप कहते थे मुज़ाकरात नहीं करते, जब हम कहते हैं मुज़ाकरात करते हैं तो आ जाए, तो फिर कहते हैं देखे जी ये तो मुज़ाकरात, ये तो ऐसे हो रहे हैं, अब ये मुज़ाकरात करने आए हैं। दूसरा देखें, हम हमेशा से कहते थे जी पार्लियामेंट, तो कहते जी ये तो अब देखिए ये पार्लियामेंट में आ गए, बात कर रहे हैं, तो इतने मुकदमे दर्ज कर दिए हर एक के खिलाफ के पार्लियामेंट ही नहीं आ सके, सारा दिन अपनी जमानत ही करवाने में मसरूफ है। तो ये पता नहीं इनकी क्या सियासत है, ये किस तरह सियासत कर रहे हैं, किस तरह मुल्क को चला रहे हैं, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। आवाम एक तरफ महंगाई का तो मर रही है, ये कहते हैं जी महंगाई तो खत्म हो गई, अब तो सिंगल डिजिट पे आ गई है। ये पता नहीं सिंगल डिजिट इनको समझ भी है, इनको तो ना इंग्लिश आती है ना उर्दू की सही समझ आती है। नहीं, ऐसा तो ना कहें। वज़ीर आला पंजाब जो है चाइना के दौरे पे हैं और ये बहुत बड़ा वहाँ पे उनका अहम तरीन दौरा है, तो आपके केबी के वज़ीर आला क्यों नहीं जाते किसी दौरे पे जी? देखें जी, मैं पहले सबसे पहले तो मैं मैडम जो गई है ना, तो 2 दिन से मैं यही सुन रहा हूँ कि जी कैंसर अस्पताल के लिए जो है ना वो बड़ी संजीदा हो रही हैं। तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम जैसा कैंसर अस्पताल मौजूद है। अब सिर्फ ये उसको उसकी अहमियत को शायद कम कराने के लिए इस तरह की बातें करती है कि जी बड़ा ही जो है वो कैंसर अस्पताल जो जदीद उसके लिए बातचीत करे। देखिए, अल्लाह करे कि ये कामयाब हो, अल्लाह करे कि अच्छे मंसूबे इस मुल्क में आए। हमें तकलीफ नहीं होती है, लेकिन तकलीफ उस वक्त होती है जब वो मुकाबले की, और वो भी ऐसा मुकाबला कि दूसरे के कंधे पे। बहुत शुक्रिया शौकत साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।